होती है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, तो वो कहाँ से आती है? वर्क डन। जब तक हम किसी सिस्टम पर वर्क नहीं करेंगे उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। और एनर्जी ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होता है? पानी के टैप जैसा तो होता नहीं, खोल दिया नल एनर्जी भर गई। कैसे होता है? वर्क डन, वर्क करना पड़ता है, ठीक है। स्प्रिंग को खींचना, बार बार वही एग्जाम्पल सामने आएंगे। स्प्रिंग को खींचना, धनुष को खींचना, पत्थर को उठाना, सारी चीज़ों में क्या होता है? वर्क डन। एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू डू वर्क, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो कहीं भी एनर्जी स्टोर्ड लिखा है तो उसका एक ही मतलब होता है, क्या? कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा, वो वहाँ पर स्टोर हो गया होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, वर्क हमें करना कब पड़ता है? व्हेन वी हैव टू डू वर्क। स्प्रिंग को खींचा, खींचते ही टूट गया, वर्क करना पड़ेगा। खींचने के लिए खींचते ही टूट गया, वर्क करना पड़ेगा? नहीं। कैसे वर्क हो? तो टूट गया। दोनों एंड्स को दूर ले जाने के लिए वर्क तो तभी करना पड़ेगा ना जब स्प्रिंग ना टूटे। ना टूटे मतलब स्प्रिंग में जो इंटरनल फोर्स है वो हमें खींचने से रोकेगा, तब तो वर्क करना पड़ेगा। रबर बैंड को खींचा, खींचते ही मतलब शुरू भी नहीं हुआ और टूट गया, तो वर्क करना पड़ेगा। पत्थर को ऊपर उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया वो अपने आप ऊपर उठ गया, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क तभी करना पड़ता है जब सिस्टम में कोई अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है। कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है तो हमें वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, वर्क डन होगा ही नहीं। तो वर्क डन कब होता है? जब कोई अपोजिंग फोर्स हो जो हमें कोई भी चेंज जो हम सिस्टम में करना चाहते हैं उस चेंज को अपोज करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए इलास्टिक स्ट्रिंग, then you have to do work against the elastic forces developed inside the string. पत्थर को ऊपर उठाना है, then we are trying to make a change in its state, then gravitational force is opposing this change. हम ऊपर उठाना चाहते हैं, gravitational force नीचे ले जाना चाहता है, gravitational force is opposing the change. Then we have to do work and that work doesn't go waste, that is stored with the system. हमारे पास से चला गया बट उधर स्टोर हो गया ना। पत्थर को ऊपर उठाने में जो मेहनत लगी है वो नीचे कुछ सामान है उसको फोड़ने में काम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वर्क तभी करना पड़ता है जब कुछ फोर्स हो। तो हमें यही पहचानना है कि कैपेसिटर में वर्क करना पड़ा तो हम क्या चीज़ चेंज कर रहे थे, कौन अपोज कर रहा था। फिर तो कैलकुलेशन वाली बात है, कैलकुलेशन तो बात की बात है, आराम से हो जाती है। मेन चीज़ है क्या? समझना क्या हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कोई फोर्स होगा जो अपोज करेगा। अब चार्ज्ड बॉडीज़ की जब बात करते हैं देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जब भी चार्ज बॉडीज़ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो कैपेसिटर है हमारे पास एक, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। सपोज़ ये कैपेसिटर है हमारे पास और इसे हमें चार्ज करना है, ठीक है। कैपेसिटर पर चार्ज देंगे तो चार्ज कैसे आएगा? अचानक से तो नहीं आ जाएगा फुल चार्ज। जैसे बाल्टी है, बकेट को भरना है तो क्या ऐसे एक बार आई ब्लिंक किया और बकेट भर जाएगा? कैसे होता है? टैप खोलते हैं, कुछ टाइम लगता है, ग्रेजुअली पानी जमा होता है और वाटर लेवल ऊपर उठता है। सिमिलरली यहाँ भी होगा, कैपेसिटर पे चार्ज देना है, ग्रेजुअली चार्ज रेज होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा साथ साथ, ठीक है। चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो सपोज़ इनिशियली चार्ज था 0 और फाइनली हमें इतना चार्ज देना है, ठीक है। शुरू में चार्ज इतना था, चार्ज हमें देना है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम Q = 0 टू Q = 2। ये सपोज़ फुल चार्ज है, मान लो कि फुल चार्ज है, या फुल चार्ज नहीं भी हो बट वो हमारी फाइनल वैल्यू है चार्ज की। सपोज़ कैपिटल Q, इतना हमें चार्ज देना है। तो शुरू में जब हम चार्ज दे रहे हैं, मान लो Q = 0 था तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, इधर से चार्ज आया और इस प्लेट के ऊपर आ गया। सपोज़ किसी इंस्टेंट पर Q चार्ज है, 0 से कैपिटल Q तक करना है, चार्जिंग चल रहा है, किसी इंस्टेंट पर Q चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर देते हैं, नेगेटिव इधर इंड्यूस होता है, वो सब तो बात पता ही है। अब ऑलरेडी Q चार्ज है और इधर से हम सपोज़ और कुछ चार्ज ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा और चार्ज ऐड किया,
डी क्यू चार्ज और इसमें बढ़ाया, देन व्हाट हैपेंस व्हेन दिस पॉजिटिव चार्ज कम्स फ्रॉम हियर, द ऑलरेडी अवेलेबल चार्ज ऑन द प्लेट दिस विल अपोज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यही फोर्स है जिसकी वजह से हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और इसी वर्क को हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। यही वर्क निकालना है जो कैपेसिटर को 0 से कैपिटल Q तक चार्ज करने में होगा, ठीक है। और शुरू में 0 चार्ज था तो 0 पोटेंशियल था, बाद में धीरे धीरे पोटेंशियल भी चार्ज के साथ साथ बढ़ रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट, सपोज इधर लिख लेते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग के टाइम पे किसी इंस्टेंट पर सपोज चार्ज है Q, ठीक है, एंड पोटेंशियल है सपोज V डैश पोटेंशियल है, फाइनली मान लो V हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पर और dq चार्ज हमने ऐड किया, वर्क डन इन एडिंग चार्ज dq चार्ज हमें ऐड करना है, कितना वर्क होगा। तो तुम्हें अगर याद हो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, तो वो क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये थी ना। मतलब अगर v पोटेंशियल डिफरेंस हो और q चार्ज वाला पार्टिकल हो, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन में मूव कराने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, समझ में आया। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है v डैश, चार्ज कितना हम ऐड कर रहे हैं dq, तो वर्क डन कितना होगा dw इक्वल टू q सॉरी v डैश dq, dw इक्वल टू v डैश dq, ठीक है, इतना वर्क होगा। अब इस वर्क को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना हुआ। बट इंटीग्रेट करते टाइम हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो फंक्शन है इट हैज़ टू बी ए फंक्शन ऑफ q का फंक्शन होना चाहिए, या यहाँ पे x है तो x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये dq क्या बताता है कि विच क्वांटिटी इज़ वेरिएबल, हमारे कैलकुलेशन में कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्वांटिटी को इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट समेशन, कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, चेंज तो पोटेंशियल भी हो रहा है, बट हमें किसके रेस्पेक्ट में देखना है, चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो इस पोटेंशियल को भी हम चार्ज के टर्म्स में लिखेंगे, तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा। तो कैसे लिखेंगे, v डैश को चार्ज के टर्म्स में कैसे लिखना है, देखो q इक्वल टू सी वी, ये रिलेशन है हमारे पास एक, तो v इक्वल टू क्या आता है q बाई सी। तो हमारा इस इंस्टेंट पर चार्ज है q, तो क्या हो जाएगा q बाई सी, ठीक है, dq, ये v डैश की वैल्यू हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक, अब तो काम ख़त्म है, कुछ नहीं है। देयरफॉर वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 to q, फ्रॉम q इक्वल टू 0 टू q इक्वल टू कैपिटल Q। वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन में कैपेसिटेंस, जैसे कल भी डिस्कशन हुआ था, कैपेसिटेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर, वो तो फिक्स है मतलब डजेंट चेंज, तो कॉमन आ गया q डैश q dq, q वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल Q, और कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है, 1/c। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने से पावर बढ़ती है, तो 1 पावर है q की, कितनी हो जाएगी 2, देन वी विल गेट q स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू कैपिटल Q। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, जहाँ पे q है वहाँ पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, सो w कम्स आउट टू बी 1/c q square by 2. The same work will be stored as the energy stored in the capacitor. कैपेसिटर को चार्ज करने में यही वर्क हमें करना पड़ा और यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। Therefore, energy stored in the charge capacitor is this q square by 2c. Therefore, energy stored u is 1/2 q square by c। अगर वोल्टेज के टर्म्स में लिखना है q इक्वल टू सी वी लिख देंगे तो आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है।
तो जैसा हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। Q वाला यूज़ करो या V वाला यूज़ करो, दैट डिपेंड्स ऑन और रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अच्छा इसको थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, आगे काम आएगा, थोड़ा सा और डिस्कशन इसमें कर लें, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, आगे काम आने वाला है। तुम सोच रहे जी आ गई 1/2 CV²। अब ज़रा देखें, अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें, कैपेसिटर टेक्स ए स्पेस इन वॉल्यूम। कैपेसिटर कैसे होता है, दो प्लेट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, इधर एक प्लेट इधर एक प्लेट, उसके बीच में जो वॉल्यूम है वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का एक वॉल्यूम इसने कवर किया है। उस वॉल्यूम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये A एरिया है और इधर D डिस्टेंस है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो वॉल्यूम है, अगर हम इस एनर्जी को उस वॉल्यूम से डिवाइड करें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, U बाय वॉल्यूम ऑफ, ये पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर है। ठीक है, तो जनरली इसको स्मॉल u सिंबल यूज़ करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 CV² बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 1/2 CV²। वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ द प्लेट्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D। अब U लिख लेते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। C के अंदर भी A और D होता है, वैल्यू ऑफ C ε0 A/D, ये है ना, V² और इधर AD। समझ आया, एरिया डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/2 ε0 V/D होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ V/D, याद करो V/D क्या चीज़ है, V और D का कोई रिलेशन होता है आपस में, पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्टेंस, यस वेरी गुड, ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, V = E × D या dV/dr, याद आया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या आ गया, 1/2 ε0 E², है ना, ये आ गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या है वो इम्पोर्टेंस, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी कैपेसिटर का कोई भी पैरामीटर नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया कितना था, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, चार्ज कितना था, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा अरेंजमेंट हो तभी वहाँ पर एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ एनर्जी होगी। समझ आई बात, इससे कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह के सोर्स चार्ज से आ रहा था, प्लेट्स के बीच में था या ऐसे ही हवा में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहाँ पर एनर्जी होगी। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और क्योंकि हमने डेंसिटी के टर्म्स में निकाला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सुना होगा, मोबाइल का सिग्नल, टीवी का सिग्नल और भी बहुत सारे, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जा रहा है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में एनर्जी क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर दोनों एनर्जी ऐड हो जाएगी और फिर वो बन जाएगी क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आगे काम आएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तब। नाउ विल डू कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे रेजिस्टर के लिए बनाया था, सीरीज़ एंड पैरेलल। यस, चलो पैरेलल वाला पहले कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास,
तीनों के पॉजिटिव प्लेट, या पॉजिटिव प्लेट नहीं, चार्ज बाद में देंगे, ये 3 कैपेसिटर हमने ले लिए, ठीक है। तीनों के प्लेट नंबर 1 है सपोज ही, प्लेट नंबर 1 को एक साथ कनेक्ट कर दिया और प्लेट नंबर 2 जितने थे उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया, तीनों कैपेसिटर के। और अब इधर से चार्ज दिया, सपोज Q चार्ज दिया। चार्ज इज़ लाइक वाटर, वाटर के जैसे हम एनालॉगस केस ले सकते हैं। तो अगर एक नाली में पानी बहते हुए आ रहा है, एक पाइप से आ रहा है और आगे उसको 3 रास्ते मिल गए तो तीनों में जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो सपोज़ इधर गया Q1 तो यहाँ चार्ज आ गया Q1, यहाँ चार्ज आ गया Q2, यहाँ चार्ज आ गया Q3, बट टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। पूरे नेचर में 4 ही कंजर्वेशन लॉज हैं, मालूम होगा। पूरा फिजिक्स जो तुम बोलते हो इतना डिफ़िकल्ट है या नहीं भी डिफ़िकल्ट है, तो उसमें सिर्फ 4 ही चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें समझ लिया बस फिजिक्स आ गया, ठीक है, कितना आसान है। तो उनमें से एक ये है, टोटल चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ से Q चार्ज था, भले ही 3 जगह डिवाइड हो गया, बट Q1 + Q2 + Q3 विल बी इक्वल टू Q। अब इधर Q1 चार्ज आया तो इधर बाय इंडक्शन -Q1 इधर आएगा, +Q1 इधर आएगा, यहाँ -Q2 + Q2 -Q3 + Q3, बट इस साइड को हमने ग्राउंड कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो सेकेंड प्लेट के राइट साइड में आया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से Q1 Q2 Q3 वो सब इधर चला जाएगा, ठीक है। नेट चार्ज इधर बच जाएगा -Q1, इधर -Q2 और इधर -Q3, ठीक है। तो हमारे ये तीनों कैपेसिटर चार्ज हो गए। इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी C2 और इसकी कैपेसिटी थी C3। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मीन्स पूरे कॉम्बिनेशन का नेट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज ये रहा। अगर हम हर कैपेसिटर के लिए अलग अलग लिखें, Q1 इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड C कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल कैसे डिसाइड होगा, ये मान लो A पॉइंट है और ये मान लो B पॉइंट है। अगर A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिमिलर टू डिफरेंस इन हाइट, ठीक है। तो हमने 3 पाइप लगाए, 3 पाइप पैरेलल में, सपोज ऐसे 3 पाइप लगा लिए पैरेलल में, ठीक है। फिर अगर एक को हम उठाएंगे तो बाकी दोनों भी उठ जाएंगे, यानी कि दोनों एंड्स पर जो डिफरेंस इन हाइट होगा वो तीनों पाइप के लिए सेम होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वो तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम होगा। देन Q1 कैन बी रिटन एज C1V, C2V, C3V, so it becomes C1 + C2 + C3 into V। ईजी है ना। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब ये 3 कैपेसिटर हैं, इनकी बजाय अगर हमें सिंगल कैपेसिटर यूज़ करना होता और टोटल चार्ज उतना ही रहता, पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही रहता, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, फॉर एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। चार्ज उतना ही रहना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहना चाहिए। Q इक्वल टू सपोज कैपेसिटेंस है उसका C इक्विवेलेंट, सो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो दोनों इक्वेशंस सेम चार्ज सेम पोटेंशियल के लिए हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें पता चल जाता है फ्रॉम 2 and 3 C इक्विवेलेंट इज C1 + C2 + C3। ईजी है, समझ आ गया। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। ऐसे होगा, एक नाली से पानी जा रहा था, उसको 3 रास्ते मिल गए तो पैरेलल हो गया। अब एक ही रास्ता है, एक को पार करके ही दूसरे पाइप में जा सकता है, तो सीरीज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से अगर कनेक्ट किया जाए, इधर एक कैपेसिटर C1 कैपेसिटी वाला, इधर से अगर हमने चार्ज दिया, फिर इस कैपेसिटर को पार करने के बाद ही दूसरा कैपेसिटर तक जाएगा, फिर इसको पार करने के बाद ही तीसरे कैपेसिटर तक जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इधर A पॉइंट और इधर B, ठीक है। उधर से Q चार्ज आया, फर्स्ट वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पे +Q चार्ज आया, इधर -Q चार्ज आया,
राइट साइड में, सेकेंड प्लेट के राइट साइड में प्लस क्यू चार्ज आया, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा है, देन इधर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? तुमको नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा, अंदर साइड में माइनस क्यू आएगा, बाहर साइड में प्लस क्यू आएगा, वो इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, माइनस क्यू। फिर ऐसा ही यहाँ भी होगा, इधर अंदर साइड में माइनस क्यू, बाहर साइड में प्लस क्यू, और वो ग्राउंड में चला गया। तो ये बन गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे फ्रॉम ए टू बी, दैट इज सपोज वी, ठीक है। पाइप्स को ऐसे लगा दो सीरीज़ में, ऐसे लगा दिया, और उसके बाद में एक एंड को ऊपर उठा दिया, तो सबके लिए हाइट का डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज V1, यहाँ पर है V2 और यहाँ पर है V3। इस कैपेसिटर के दोनों एंड्स तक V1, यहाँ V2, यहाँ V3, ठीक है। इसी बात को दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को चलाने में जो वर्क करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक V1 वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक V2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक V3 हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ, V1 + V2 + V3, यानी टोटल पोटेंशियल इज V1 + V2 + V3। हाइट वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट वाले पाइप के इस एंड से और लास्ट वाले पाइप के इस एंड तक कितना हाइट हुआ, फर्स्ट वाले के लिए हाइट का डिफरेंस, सेकंड वाले के लिए हाइट का डिफरेंस, थर्ड वाले के लिए हाइट का डिफरेंस, ठीक है। तो V = क्या आ जाएगा, V1 + V2 + V3। V = V1 + V2 + V3। चार्ज भी सबका सेम है क्योंकि एक ही रास्ता था, तो चार्ज भी सेम हुआ, कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो अगर V को हम चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखें, क्या लिखेंगे, Q/C। तो Q1, सॉरी नॉट Q1, चार्ज इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, Q/C1, Q/C2 + Q/C3। नाउ फॉर एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सेम चार्ज होना चाहिए, सेम पोटेंशियल होना चाहिए। For an equivalent capacitor, same potential, same charge, and capacitance is suppose C equivalent. Now compare these two equations 1 and 2, या तो compare करो या ऐसे कर लो, Q/C equivalent, उधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है। Then what do we get from 1 and 2? 1/C equivalent is 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। रेजिस्टर्स के लिए जो कैलकुलेशन आता है इसका अपोजिट आता है, ठीक है। बट एग्ज़ाम में गलती हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिस किसकी करते हैं, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब एग्ज़ाम में आया कैपेसिटर, वो नहीं देखा, बस देखा पैरेलल है, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 कर दिया और गलत हो गया, ठीक है। सीरीज़ देखा, सीधा C1 + C2 + C3 कर दिया, गलत हो गया। तो ध्यान रखना है, कैपेसिटर्स में अलग होता है, रेजिस्टर्स में अलग होता है, ठीक है। और इसके अब लॉजिक, थ्योरेटिकल लॉजिक भी हैं बहुत सारे, कैलकुलेशन वाइज तो तुमने देख लिया। थ्योरेटिकल लॉजिक क्या होता है, रेजिस्टर एनर्जी कंज्यूम करता है जबकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, रेजिस्टर इज़ कंज्यूमर ऑफ एनर्जी, कैपेसिटर क्या है, स्टोरेज करता है, एनर्जी का स्टोरेज करता है। कैपेसिटर यूज़ कहाँ कहाँ होता है, अभी चैप्टर ख़त्म हो गया इसलिए अब ऐसे ही टाइम पास बातें करेंगे। बोलो, फैन में यूज़ होता है, यस। और कहाँ देखा है, ये तो थ्योरेटिकल बात है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, बट हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि एनर्जी स्टोर हो, बैटरी में भी तो स्टोर हो सकती है एनर्जी, फिर कैपेसिटर क्यों, एनर्जी स्टोर करने के लिए तो बैटरी होती है, कार में बैटरी है, स्कूटी में बैटरी है, ठीक है, मोबाइल में बैटरी है, एनर्जी स्टोर करने के लिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैपेसिटर, कहाँ यूज़ होता है वो तो पता है, फ़ैन में होता है, एसी में होता है, और ट्यूबलाइट में भी होता है, वो जो स्टार्टर है। बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, इसे भी तो चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज देंगे तभी तो चार्ज आएगा। एनर्जी स्टोर करने के लिए वही तो है, एनर्जी तो हम लोग बैटरी में भी स्टोर कर सकते हैं, बट हम कैपेसिटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं,
चार्ज बैटरी में भी स्टोर हो सकता है। बैटरी चार्ज करते हैं ना, बैटरी को चार्ज करना, इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के कंपैरिजन में हाई होता है, बट डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर एक मोमेंट में ही डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें हम लॉन्ग टाइम तक चार्ज स्टोर करके नहीं रख सकते जैसे कि बैटरी में होता है। कैपेसिटर का काम यही होता है कि इनिशियल पुश जो चाहिए हमें सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन रोटेट होता है, सो रोटेशनल मोशन में तुमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो इनर्शिया जैसी ही प्रॉपर्टी है। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है? इनर्शिया इज़ एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल मोशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उसे चलाना चाहते हैं, देन इनिशियली देयर इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट चलना नहीं चाहता, वो आराम से बैठा है तो उसे बैठा रहने दो। अगर तुम उसे चलाने की कोशिश करोगे तो कुछ रेजिस्टेंस होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज इनर्शिया। वैसे ही अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बजाय रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन का स्टेट चेंज होने के लिए जो अपोज करता है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ़ैन ऑन करते हैं तो शुरू में तो स्पीड कम होती है ना, बाद में बढ़ जाती है। साइकिल का पहला पैडल मारते हैं तो हमें ज़्यादा ताकत लगती है, उसके बाद कम ताकत लगती है ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो शुरू में फ़ैन को धक्का देने के लिए इनिशियल टॉर्क ज़्यादा मिले, इसके लिए ज़्यादा करंट चाहिए इनिशियली, एकदम बिगिनिंग के मोमेंट में। तो ज़्यादा करंट के लिए ज़्यादा चार्ज चाहिए। तो जो इनिशियल पुश है उसको देने के लिए हमें ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो चार्ज स्टोर करे और अचानक से रिलीज़ कर दे एक साथ झटके से। तो उस काम के लिए कैपेसिटर हमें लगता है। ठीक है, तो ऐसे सभी डिवाइसेस जहां हमें एक इनिशियल पुश चाहिए, चार्ज को अचानक से रिलीज़ करने वाला अरेंजमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट में भी एक बार ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, उसके बाद में तुम स्टार्टर बाहर भी निकाल लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ैन में भी शुरू में पंखे को एक पुश चाहिए घूमने के लिए, उसके बाद वो आराम से घूम सकता है। तो ऐसे सभी डिवाइसेस जहां हमें एक इनिशियल पुश चाहिए, ठीक है, चार्ज का, उसके लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल?